So hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we'll be studying about the GST compensation mechanism which is developed for states under the GST system. ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेट को कैसे कॉम्पनसेट किया गया। अब स्टेट को कॉम्पनसेशन की नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले हमें वो समझने की जरूरत है। जब जीएसटी आया तो जीएसटी ने क्या करा कि उसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया। अब जब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गए तो स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। अब वो रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए और उसका एक लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टेट को कॉम्पनसेट किया गया। इसकी वजह से उनको एक सर्टेन अमाउंट की पेमेंट होती थी जीएसटी कॉम्पनसेशन के अंडर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएसटी कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म। आई होप आपने पिछली वाली वीडियोस देखी हैं सारी, और इसी में आज हम जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म है फॉर ऑल द स्टेट्स उसका हम एक डिटेल्ड ओवरव्यू लेने वाले हैं। Okay, so let's get into it. Now, this presentation details India's goods and service tax GST compensation mechanism. इस पूरे वीडियो में और प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी में कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म वर्क करता है, पूरा डिटेल में हम समझेंगे। It aims to bridge revenue gaps for state following GST implementation. तो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने की वजह से स्टेट्स की रेवेन्यू में जो भी एकदम से हमारा डाउनवर्ड शिफ्ट आया है, जो भी रेवेन्यू गैप आया है, उसको ब्रिज करने के लिए इस कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म को लॉन्च किया गया था। कॉम्पनसेशन इज डिटरमाइंड बाय अ प्रोटेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट इंश्योरिंग स्टेट्स आर नॉट फाइनेंशियली डिसएडवांटेज। तो कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म जो है वो एक प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट की बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेट होगा ग्रोथ का, वही ग्रोथ रेट आपका अप्लाई होगा और उसी के हिसाब से अगर वो ग्रोथ रेट मैच नहीं हो रहा है स्टेट का रेवेन्यू के हिसाब से तो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। Now, this system is funded by a compensation cess on the luxury and demerit goods, creating a dedicated fund. तो किस तरीके से कॉम्पनसेशन दिया जाता है? कॉम्पनसेशन इस वे में दिया जाता है कि जितने भी लग्जरी गुड्स हैं, लाइक हमारे जो प्रीमियम गुड्स हो गए, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाते हैं या फिर जो बिल्कुल ही हाई एंड वाले कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उन पे कॉम्पनसेशन सेस लगता है। और जो हमारे डीमेरिट या सिंफुल गुड्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अल्कोहल, टबैको और ये सारी चीजें जो होती हैं, इन पे भी हमारा सेस लगता है और वो रेवेन्यू स्टेट्स के बीच में जाता है एज अ कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन की क्या क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट ऑल वील बी स्टडीइंग इन डिटेल टुडे। नाउ बैकग्राउंड, व्हाई जीएसटी कॉम्पनसेशन, हमें जीएसटी कॉम्पनसेशन की नीड ही क्यों पड़ी? सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फिस्कल ऑटोनॉमी सीडेड। नाउ स्टेट्स relinquished their individual taxation power. This occurred when GST was implemented in 2017. तो 2017 में जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो स्टेट्स ने कुछ टैक्सेशन की पावर्स अपने हाथ में ही रख रखी थी। हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट होती हैं, एक होती है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में हमारे जो भी मैटर्स आते हैं उन मैटर्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स करती है और रूल्स बनाती है। सिमिलरली जो मैटर्स स्टेट्स के पास आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं, उन सारे मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। और कॉन्करेंट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट कैन मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द टॉपिक्स और पावर्स जो कि हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो फिस्कल ऑटोनॉमी, जब जीएसटी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था तो स्टेट ने अपनी एक ऑटोनॉमी ले ली थी कि भाई कुछ रेवेन्यू हमारे पास भी आना चाहिए, कुछ गुड्स का रेवेन्यू हम चार्ज करेंगे जो चीजें हमारे अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आती है, तो हमने देखते हैं कि हर एक स्टेट में उनका अलग अलग स्टेट बोर्ड होता है। यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, तो ये हमारे स्टेट वाली जो चीजें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पावर रिटेन कर ली थी टैक्स को इम्पोज और कलेक्ट करने की। नाउ गारंटीड ग्रोथ रेट, a 14% annual revenue growth rate was assured. This was based on the 2015-16 financial year. एक 14% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ अश्योर्ड की गई थी कि जो भी हमारा स्टेट का एनुअल रेवेन्यू होगा उसमें एनुअली 14% का ग्रोथ होता रहेगा। तो दिस वाज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ व्हिच वाज गारंटीड टू द स्टेट्स। Then financial protection, compensation prevents states from financial loss. It ensures the remain stable post GST. तो GST के इंट्रोड्यूस होने से जो भी फाइनेंशियल लॉस हुआ था स्टेट्स को, उस फाइनेंशियल लॉस को टू मेक गुड ऑफ दैट लॉस, इसलिए कॉम्पनसेशन इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि किसी भी स्टेट का रेवेन्यू कम ना हो और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज ना आए। Then if we are talking about the constitutional basis, so GST Compensation and States Act 2017 के अंडर इसको compensation cess को इंट्रोड्यूस किया था।
Pardon one mistake here. It is not the right spelling of India, so pardon this mistake. I'll get it rectified later on. Okay, so GST compensation cess जो था वो GST compensation to states act 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और पूरा जो इसका एक लीगल फ्रेमवर्क है वो इसी एक्ट में डिटरमाइन किया गया है। जीएसटी काउंसिल जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है, जीएसटी काउंसिल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो हुआ है अंडर आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारा जीएसटी काउंसिल है वही हमारा रेट प्रपोज करता है कि किस रेट पे हर एक स्टेट को कॉम्पनसेशन सेस हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, नाउ दीज रेट फंड द कॉम्पनसेशन, और जो भी रेट काउंसिल डिटरमाइन करता है उन्हीं रेट्स पे कॉम्पनसेशन दिया जाता है स्टेट को। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का एक पर्टिकुलर एक्ट है, लाइक सीजीएसटी एक्ट है हमारा, यूटीजीएसटी हमारे पर्टिकुलर एक्ट है 2017 में। ठीक है, जब हमारा जीएसटी लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे एक्ट पास किए गए, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट। ठीक है, और हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट भी उसी टाइम पे पास किया गया था, जिसके अंडर ये कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म को एक लीगल फ्रेमवर्क दिया गया था। और जीएसटी काउंसिल जिसके बारे में हमने पढ़ा है वो आर्टिकल 279A में बना है, और वही काउंसिल हमें रेट बताता है कि किस रेट पे हर एक स्टेट को किस रेट पे हमें हर एक स्टेट को कॉम्पनसेट करना है। ओके, नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी कि किस तरीके से उनको कॉम्पनसेट किया जाता है स्टेट को, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने डिसाइड करा है कि 2015-16 के जो रेवेन्यू है उसको हम बेस लेंगे, और उस बेस को लेके हम हर एक साल में 14% ग्रोथ अप्लाई करेंगे स्टेट के रेवेन्यू में। ठीक है, और जितना भी एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन आता है और 14% एनुअल ग्रोथ में जितना भी हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है वो हम निकालेंगे 14% एनुअल ग्रोथ निकाल के। ठीक है, और जितना भी जीएसटी हमारा एक्चुअली में कलेक्ट हुआ है उसका जो भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हम कॉम्पनसेशन सेस के रेट से उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगा, जो भी हमारा प्रोटेक्टेड रेवेन्यू है, प्रोटेक्टेड रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, 15-16 के रेवेन्यू को बेस लेके उसमें हम 14% का एनुअल ग्रोथ पर ईयर हम ऐड करते रहेंगे, तो हमारा प्रोटेक्टेड रेवेन्यू आ जाएगा या फिर प्रोजेक्टेड रेवेन्यू आ जाएगा, और जो भी एक्चुअल जीएसटी का कलेक्शन है उसमें से हम माइनस कर देंगे। इफ आर एक्चुअल रेवेन्यू एक्सीड्स द प्रोजेक्टेड और प्रोटेक्टेड रेवेन्यू देन देयर इज नो नीड फॉर कॉम्पनसेशन। ठीक है, वो बिल्कुल ही बेसिक सेंस हो जाता है कि अगर हमारा एक्चुअल रेवेन्यू प्रोजेक्टेड से ज्यादा है देन देयर इज नो नीड टू कॉम्पनसेट दैट पर्टिकुलर स्टेट। Now compensation bridges the gap for state if actual revenue falls short, the difference is covered. ठीक है, अगर actual revenue short पड़ती है projected revenue से तो compensation जो है उनके financial gap को bridge कर देता है, और उनके रेवेन्यू की जितनी भी नीड होती है वो रेवेन्यू का गैप ब्रिज करता है कॉम्पनसेशन। देन फंडिंग द कॉम्पनसेशन, अब जो कॉम्पनसेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे रही है ये कॉम्पनसेशन का पैसा आखिर आ कहाँ से रहा है। नाउ द मेजर वन सोर्स इज लग्जरी गुड्स पे जो हमारा टैक्स है और सेस लगता है। नाउ देयर इज सेस ऑन स्पेसिफिक गुड्स, लग्जरी गुड्स एंड डीमेरिट आइटम्स इंकर अ सेस। एग्जांपल इंक्लूड्स कार, टबैको एंड हेरिटेज ड्रिंक्स। ठीक है, तो जो भी हमारे लग्जरी या फिर हमारे डीमेरिट और सिंफुल गुड्स होते हैं उन पे हम एक सेस कलेक्ट करते हैं, वही सेस जो होता है वो कॉम्पनसेशन में स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। Now these are the sources from where the compensation amount is received by the central government. तो सबसे पहले वो लग्जरी और डीमेरिट गुड्स पे सेस लगाते हैं और वही पैसे स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन के उसमें जाता है। Then cess revenue collection, revenue from this cess is collected, it is then credited to a special fund. तो जो भी हमारा रेवेन्यू आता है लग्जरी और डीमेरिट गुड से उस वाले सेस को हम एक स्पेशल फंड में ट्रांसफर कर लेते हैं कलेक्ट करने के बाद। Then this fund holds the collected cess revenue, it is specifically for state compensation. और जो भी एक स्टेट कॉम्पनसेशन फंड बनाया गया है स्पेसिफिकली फ्रॉम द सेस कलेक्टेड फ्रॉम द लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स, उसका हम एक फंड बनाएंगे और उस फंड को फिर हम यूटिलाइज करेंगे बाय डिस्पर्सिंग द कॉम्पनसेशन पेमेंट। ठीक है, तो हमारा कॉम्पनसेशन कैसे फंड होता है, स्पेसिफिक गुड्स लग्जरी और डीमेरिट पे हम सेस लगाएंगे, उस सेस को एक स्पेशल फंड में कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद हम उसको एक स्पेसिफिक रेवेन्यू को होल्ड करके रखेंगे एंड देन वी विल यूटिलाइज इट इन द कॉम्पनसेशन डिस्पर्समेंट्स। ठीक है, देन किस तरीके से डिस्पर्समेंट का प्रोसेस कैरी आउट होता है। सबसे पहला अपना हमारे जितने भी स्टेट्स हैं वो डेटा सबमिट करते हैं, वो अपना सबसे पहले प्रोजेक्टेड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ स्टेट प्रोवाइड देयर डिटेल्ड रेवेन्यू फिगर्स, नाउ दिस डेटा इज सेंट टू द जीएसटी काउंसिल। तो स्टेट जो है हमारा डिटेल्ड रेवेन्यू फिगर्स देते हैं कि भाई देखो 15-16 को बेस बनाने के बाद हमने 14% एनुअल ग्रोथ रेट निकाल के अपना ये प्रोजेक्टेड और प्रोटेक्टेड रेवेन्यू बनाया है और हमारे एक्चुअल जीएसटी कलेक्शन जो है ये है और डिफरेंस हमारा ये है। सो दिस इज द कॉम्पनसेशन विच वी आर एलिजिबल टू रिसीव। ठीक है,
तो सबसे पहले ये सारा डेटा स्टेट सबमिट करता है और भेजता है जीएसटी काउंसिल को। देन प्रोविजनल पेमेंट्स होते हैं, बाय मंथली प्रोविजनल कॉम्पनसेशन इज रिलीज्ड, दीज पेमेंट्स आर बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड डेटा। तो जो भी डेटा एस्टिमेटेड होता है उसमें बाय मंथली यानी कि हर 1-2 महीने में उन कॉम्पनसेशन की पेमेंट्स को रिलीज किया जाता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG कंडक्ट्स ऑडिट। तो हमारी जो बिल्कुल पब्लिक कंपनीज की हाईएस्ट ऑडिटिंग बॉडी है C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो रेगुलर ऑडिट कंडक्ट करती है ताकि एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी रहे कि हर एक स्टेट को एक सही अमाउंट में कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है और किसी को एक तरीके से फेवरिज्म नहीं मिल रहा है। देन ऑडिट होने के बाद फाइनल सेटलमेंट होती है और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज या कोई भी इस तरीके से कुछ भी इरेगुलर एक्टिविटी पाई जाती है तो उसको उसी पर्टिकुलर स्टेज पे एडजस्ट किया जाता है फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे। ओके, देन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। The COVID-19 pandemic significantly impacted the GST compensation mechanism. COVID-19 का जो पैंडेमिक था उसकी वजह से GST का जो compensation mechanism था वो बहुत ज्यादा impact हुआ था। The economic slowdown led to the severe revenue shortfalls. अब उस टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत सारे businesses बंद हो गए थे, बहुत सारे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी वो बंद हो गई थी, ट्रेडिंग बहुत कम होने लगी थी। तो जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था उसकी वजह से रेवेन्यू जो थे स्टेट गवर्नमेंट के वो बहुत ज्यादा कम हो गए थे। नाउ दिस क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर टाइमली कॉम्पनसेशन पेमेंट। अब जब सेंटर की रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो भी कम पड़ रही है, लोग लग्जरी गुड्स या डीमेरिट गुड्स खरीद ही नहीं रहे हैं और इस पे सेस भी कलेक्ट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, तो क्या हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम पड़ रहा है और कॉम्पनसेशन पेमेंट भी टाइम टू टाइम बेसिस पे नहीं हो पा रहे थे। Then 2.35 lakh rupees crore broad. It is the amount borrowed by center to meet the compensation obligations in financial year 21. So when COVID was introduced, there was a very big shortfall of revenue from the behalf of central government also. तो उसकी वजह से उन्होंने एक certain amount का लोन अप्रूव कराया था ताकि compensation mechanism हमारा टाइम टू टाइम वर्क कर पाए और स्टेट जो है उनकी रेवेन्यू भी शॉर्टफॉल ना हो। You don't need to remember the amount of the loan which the central government takes, but you just need to remember that कि क्या क्या impact आया था COVID-19 का on the state compensation mechanism because it might get asked in your paper. Then 2020 was the year of major shortfall in the GST और सेस collections, क्योंकि 2020 के टाइम पे ही हमारा बीच में GST इंट्रोड्यूस हुआ था तो कोई भी उस टाइम पे प्रेफर नहीं कर रहा था कि हम भाई लग्जरी गुड्स को खरीदे। बाकी ऑल द सेल ऑफ आपने न्यूज भी देखा होगा कि इस तरीके से सिंपल गुड उस टाइम पे भी बिल्कुल सही एक्टिविटी में बिक रहे थे। तो जो सेस की कलेक्शन थी लेकिन वो तब भी कम थी क्योंकि लोगों ने लग्जरी गुड्स खरीदना जो था वो बहुत ज्यादा बंद कर दिया था। और 14% गारंटीड ग्रोथ रेट को अचीव करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि 15-16 के बेसिस पे 2017 में जब हमारा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो बेसिस पे हमने एक 14% का ग्रोथ रेट गारंटी करा था, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए हमें 14% ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा लग रहा था। ठीक है, देन what is the current status if you're talking about? Then the original compensation period ended. The original compensation period concluded on June 30, 2022. This marked a significant transition. ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला कॉम्पनसेशन इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में वो पीरियड हमारा खत्म हुआ था 2022 में। देन सेस कलेक्शन लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी जो स्टेट्स हैं वो फुली कॉम्पनसेटेड नहीं हुए हैं, इसलिए हमारा जो अभी सेस का टाइम है ये एक्सटेंड कर दिया गया है टू 2030 और 2035। आई माइट बी रॉन्ग बट मेरे हिसाब से 2030 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कॉम्पनसेशन वाली चीज को। लेकिन जो कॉम्पनसेशन का पीरियड है वो एंड हो चुका है। सेस अभी भी लिया जाता है लग्जरी गुड्स पे और पैंडेमिक रिलेटेड लोन्स पे, उनको रीपे करने के लिए सेस अभी भी कलेक्ट हो रहा है लग्जरी गुड्स और सिंपल गुड्स पे। Then future discussing ongoing, states and the center are discussing future revenue sharing, new arrangements are being explored. और state और center दोनों मिलके एक ऐसा arrangement पा रहे हैं जिसकी वजह से उन दोनों की revenue build up हो सके। But the actual news is कि compensation का period जो है वो extend कर दिया गया है to a certain period और ये cess जो compensation cess जो है ये अभी भी pay किया जाता है states को। Then what are the controversies and challenges? Extension demand. States are pushing for compensation extension beyond 2022. States कह रहे हैं कि भाई हमें compensation का extension चाहिए क्योंकि अभी तक हमारा जो revenue का shortfall है वो build up नहीं हुआ है। They cite ongoing revenue challenges. वो बताते हैं कि भाई देखो ये challenges हमारे पास हैं और हमारा जो compensation है वो extend होना चाहिए कि अभी हमारा revenue shortfall में चल रहा है, although it is extended now.
Then delayed strained center state financial relation, this cause fiscal uncertainty for states. अब जैसे कि पहले बताया कि कोविड-19 के टाइम पे और बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशंस के टाइम पे सेंटर टाइमली डिस्पर्समेंट नहीं कर पाता है कॉम्पनसेशन का, जिसकी वजह से फिस्कल अनसर्टेनिटी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू का और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी फिस्कल अनसर्टेनिटी है फॉर देयर रेवेन्यू कलेक्शन। देन ग्रोथ रेट एडिक्वेसी, जो हमारा कंसर्न एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट है 14%, उसको भी स्टेट बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ज्यादा हमारा ग्रोथ रेट है एज पर 15-16 का रेवेन्यू के बेस अगर हम देखें। सो दिस ग्रोथ रेट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, और इधर आप कॉम्पनसेशन को हमारा बढ़ाओ और इस ग्रोथ रेट को कम करो। बट व्हाट विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ कि कॉम्पनसेशन को एक तरीके से फॉरवर्ड ऑन गोइंग ऑन कर दिया गया है, और जो हमारा ग्रोथ रेट है वो अभी 14% ही है करंटली। Now, what is the way forward? Now we have to maintain a sustainable revenue model. Developing a long-term equitable revenue sharing model is crucial. It must address the state fiscal needs. So if you are talking about some solutions to the existing problems, तो उसमें सबसे पहला आता है कि हमें एक ऐसा सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल बनाना है सेंटर और स्टेट के बीच में जो कि सस्टेनेबल हो, फ्यूचर में भी सबको बेनिफिट हो और लॉन्ग टर्म में एक इक्वल रेवेन्यू शेयरिंग हो सेंटर और स्टेट का। ठीक है, नाउ दिस मॉडल शुड बी मेड बाय कीपिंग इन नीड्स द फिस्कल नीड्स ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, हमें हर एक स्टेट की फिस्कल नीड्स को सामने रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार और महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे ये दो स्टेट्स बिल्कुल ही अलग हैं, इनमें लाइक जमीन आसमान का अंतर है, तो दोनों की फिस्कल नीड्स भी अलग अलग है। तो हर एक स्टेट की हम फिस्कल नीड को समझेंगे और उसके हिसाब से हमें रेवेन्यू मॉडल बनाना है। Now strengthen GST compliance. Improving compliance will boost GST revenue collection. Now this reduces reliance on compensation. अगर हम compliance बढ़ाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा और बढ़ाते हैं और एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, ताकि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशन को एडिकेट और एफिशिएंट होने चाहिए, तो जो हमारा जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन है वो भी बढ़ेगा। और इसकी वजह से स्टेट का जो कॉम्पनसेशन के ऊपर रिलायंस है कि अगर हमारा भाई रेवेन्यू जितना कलेक्ट हो रहा है उतना कर लो, अगर नहीं होता तो हम सेंटर से ले लेंगे, तो जो ये एक तरीके से रिलायंस है स्टेट का कॉम्पनसेशन पे वो कम हो जाएगा अगर वो जीएसटी की कंप्लायंस अच्छी तरीके से करेंगे। नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव्स, हमें कुछ और नई कॉम्पनसेशन की मैकेनिज्म्स और कुछ ऐसे फिस्कल अरेंजमेंट्स करने हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे स्टेट्स को। ठीक है, so these are the various way forward which we can adopt right now in the current scenario. So this is it for this video or about the compensation mechanism of GST. इसमें broadly और मोटा मोटा जो आपको याद रखना है कि ये हमारा जो सेटअप हुआ था वो हुआ था हमारा कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 में। ठीक है, इसके जितने भी हमारे रिकमेंडेशन के रेट होते हैं वो डिटरमाइन करता है जीएसटी काउंसिल which is formed under article 279 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी कैसे होती है कि 15-16 के रेवेन्यू को बेस बना के हम करंट ईयर तक के 14% एनुअल ग्रोथ रेट को अप्लाई करते हैं। जो भी रेवेन्यू आता है वो हमारा प्रोजेक्टेड और प्रोटेक्टेड रेवेन्यू होता है, और उस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में से हम एक्चुअल रेवेन्यू माइनस करेंगे, तो जो भी शॉर्टफॉल होता है वो हमारा कॉम्पनसेशन है जो कि स्टेट हमें देता है। अब ये जो हमें सेंटर हमें देता है, ठीक है, अब ये सेंटर कॉम्पनसेशन कहाँ से देता है, वो सेस कलेक्ट करता है स्पेसिफिक गुड्स पे। वो स्पेसिफिक गुड्स में हमारे लग्जरी और डीमेरिट आइटम्स आते हैं, उसको हम स्पेशल फंड में क्रेडिट करते हैं और उस स्पेशल फंड का यूटिलाइजेशन होता है फॉर दी कॉम्पनसेशन पेमेंट। डिस्बर्समेंट का प्रोसेस क्या है कि स्टेट अपना सारा डिटेल्ड रेवेन्यू फिगर सबमिट करेंगे काउंसिल को, बाय मंथली प्रोविजनल कॉम्पनसेशन रिलीज होगा, सीएनएजी ऑडिट करेगा, और ऑडिट होने के बाद अगर सबका डेटा बिल्कुल सबमिटेड है तो सबका फाइनल सेटलमेंट और पेमेंट कर दिया जाएगा, और अगर डिस्क्रिपेंसीज है देन उसको हम देख लेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एक बहुत ही सिली और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इट माइट गेट आस्क्ड इन योर एग्जाम, बट यू हैव टू रिमेंबर कि कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने लोन लिया था क्योंकि 2020 वाज द मेजर ईयर ऑफ शॉर्टफॉल, जिसमें स्टेट का जो जीएसटी रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा कम हो गया था, एंड देयर वर रूमर्स टू रिड्यूस द गारंटीड ग्रोथ रेट ऑफ 14% अंडर द रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, कॉम्पनसेशन पीरियड फॉर नाउ एक्सटेंड कर दिया गया है, बट हमारा एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 14% ही है, और 15-16 के रेवेन्यू को हम अभी भी बेस लेके चलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेस क्या है कि डिमांड जो है स्टेट की वो बढ़ रही है, पेमेंट डिलेज हो रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर, और ग्रोथ रेट के लोग डाउट कर रहे हैं कि 14% ग्रोथ रेट इज नॉट सुटेबल एज पर द करंट इकोनॉमिक चैलेंजेस। देन वे फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, हमें एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बनाना है, अपनी जीएसटी की कंप्लायंस को हमें स्ट्रेंथन करना है स्टेट में, ताकि उनका जो एक तरीके से रिलायंस है कॉम्पनसेशन फ्रॉम द सेंटर उस पर उनका रिलायंस थोड़ा कम हो सके, और हमें ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करने हैं ऐसे अरेंजमेंट्स के जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट दोनों में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे
for their revenue collection of the indirect taxes. Okay, so this is it for this video. I hope you are able to get it. Thank you so much for watching this video.